हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे गेम्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कौन से रिफॉर्म्स किए गए, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स का टॉपिक कवर किया था। और इसके अलावा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो ये दो फेज थे, फर्स्ट फेज और ये सेकंड फेज, ये दो फेज भी कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं कवर कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया गया था, इसके फायदे क्या हो, ज्ञान क्या, इसका बेनिफिट क्या मिला किसानों को। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि इसमें HYV यानी कि जिसे हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया और उसके साथ ही बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए, जिससे जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का वो बहुत ही हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गया एकदम से। जैसे ही लागू किया गया 1967 और 1968, उस दौरान ही 25% एकदम से बढ़ गया था प्रोडक्शन। तो आज हम कवर करेंगे एक एक पॉइंट करके कि कितना बेनिफिट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का किसानों को मिला। सबसे फर्स्ट आता है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट का मतलब होता है कि एकदम से बिल्कुल हाई जंप कर जाना जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी उसमें, यानी कि जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी जो क्रॉप्स की, एकदम से बिल्कुल हाई जंप कर गई, इंक्रीज हो गई। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है कि जो प्रोडक्टिविटी थी वीट की वो एस्टिमेट की गई एट 3507 kg पर हेक्टेयर इन 2021-22 कंपेयर टू 660 kg पर हेक्टेयर इन 1951। कि 1951 में तो 660 kg पर हेक्टेयर थी, लेकिन 21-22 के दौरान 3507 kg पर हेक्टेयर दर्ज की गई है। किसमें? वीट के अंदर। ऐसे ही जो राइस था, राइस में जो 1951 था उसमें 665 kg पर हेक्टेयर थी, लेकिन 21-22 दौरान 2809 kg पर हेक्टेयर हो गई। देखो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही मेज की 2021-22 में 3349 kg पर हेक्टेयर थी, जबकि 1951 में सिर्फ 704 kg पर हेक्टेयर थी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी थी वीट की, राइस की और मेज की, एज कंपेयर टू 1951 2021-22 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। किस कारण से हुई है ये इंक्रीज? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हुई है। जब प्रोडक्टिविटी लेवल है जो एकदम से बढ़ गया, तो जिससे स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। कहाँ? तो पहले लंबे टाइम से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन में जा रहा था, डाउन जा रहा था, इतनी तरक्की नहीं थी, बिल्कुल बैकवर्ड था। कहाँ? एकदम से ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जो प्रोडक्टिविटी थी इंडियन एग्रीकल्चर की वो बिल्कुल बूस्ट अप हो गई। नेक्स्ट होता है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज एरिया अंडर कल्टीवेशन। जब HYV सीड्स को यूज किया गया, उससे जो टाइम पीरियड लगता था सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप में, यानी कि बीज को बोने से लेकर के फसल को काटने तक का जो समय था, उन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जो क्या हुआ, अब कम टाइम लगने लगा। यानी कि बीज को उगाना जिसे हम बोलते हैं सोइंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप यानी कि उसको फसल को काटना, इनके बीच में जो पहले बहुत लंबा टाइम लग जाता था, अब HYV सीड्स का यूज करने से टाइम लैग रिड्यूस हो गया। क्योंकि हाइब्रिड बीज ऐसे बीज होते हैं जो बहुत जल्दी फल लाते हैं, इनमें हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लंबे टाइम तक कब पौधा बड़ा होगा, कब इसमें फल आएंगे। तो ये जल्दी जो फल लाने लग जाते हैं, जिससे जो टाइम पीरियड था बीज बोने से और फसल को काटने तक के बीच में वो कम हो गया। जो केमिकल फर्टिलाइजर थे वो एलिमिनेट कर दिए गए, नीड ऑफ फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब होता है कि जो जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था ना, अब उसको खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज किए जाते हैं। कि पहले क्या होता था कि जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जमीन को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था,
लेकिन आज के टाइम में इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं कि जिससे हमें जमीन को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डबल क्रॉपिंग है जो संभव हो पाई है। यानी कि हम अब किसान क्या करते हैं, एक ही साल में 2 बार खेती कर सकते हैं। इससे जो खेती थी उसका जो टोटल पार्ट था वो बढ़ गया, जो ग्रोस एरिया था कल्टीवेशन का वो क्या हो गया, इससे बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। पहले 1950 से 51 में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो 13 करोड़ हेक्टेयर था, जबकि आज ये बढ़ के 20 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि पहले किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए फसल उगाते थे और अपना गुजारा करते थे। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फसलों को उगाना जिसे मार्केट के अंदर बेच के प्रॉफिट कमा सके किसान। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को लागू किया गया उससे जो किसानों की सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी अब वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चली गई है, क्योंकि HYV सीड्स का यूज करने से बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, जिससे किसान की अपनी और अपने परिवार की जरूरत तो पूरी होगी। उसके बाद भी सरप्लस जो बच गया उस सरप्लस को उसने मार्केट में बेचा और वहां से उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट से उसने क्या किया, आगे फर्दर री इन्वेस्टमेंट किया और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट को यूज किया, बढ़िया टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट को यूज किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो और भी इंक्रीज हो गया। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट आया। नेक्स्ट आते चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जो किसानों का नजरिया था वो बदल गया धीरे धीरे करके। पहले किसान खेती करता था सिर्फ अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए, यानी सिर्फ उसके लिए वो क्या था, एक जीविका का जरिया था। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया जिससे प्रोडक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जिससे अब किसान ने क्या किया, उस एक्स्ट्रा जो उसको सरप्लस मिला था प्रोडक्शन का उसे उसने मार्केट के अंदर बेच के प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। तो जिससे अब वो किसान अपनी खेती को सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं मान रहा, सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं मान रहा, बल्कि उसने क्या किया, उसको बिजनेस की तरह देखने लग गया। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि अब जो हमारे इंडियन किसान हैं उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करके, HYV सीड्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी है जो ज़्यादा मिलने लगी, जो आउटपुट है वो ज़्यादा मिलने लगा, जिससे क्या हुआ कि अब किसानों को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने के कारण अपने जो देश के अंदर जो खाने की ज़रूरत थी वो पूरी करने लगे। अब हमें इंडिया को, यानी कि हमारे भारत देश को अब बाहर से दूसरे देशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतना ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है जो होने लग गया कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं हम। प्रोडक्शन है जो इतने बड़े लेवल पे हुआ कि जो मार्केट प्राइस था फूड ग्रेन का वो भी डाउन चला गया, जिससे जो गरीब सेक्शन के जो लोग थे, पुअर सेक्शन के जो लोग थे ना सोसाइटी के अंदर, वो भी आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो भी आसानी से अपने पेट भरने के लिए अनाज को खरीद सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन था, लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन था क्रॉप्स का, तो उसे गवर्नमेंट ने क्या किया, बफर स्टॉक करना शुरू कर दिया, यानी कि भंडारों में जमा करना शुरू कर दिया, ताकि जब कभी फसल कम हो या फिर ड्रोट, सूखा आ जाए, उस केस में जो इन स्टोर से निकालेंगे अनाज और लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कि ओवरऑल अगर सिंपल सी वर्डिंग में बात करें तो अब जो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है हमारा इंडिया, कि हमारे देश के अंदर ही फूड ग्रेन्स का इतना प्रोडक्शन करने लगे कि अपने देश की जो खाने की जरूरत है उसे पूरी की जा सके। तो फूड ग्रेन बच गया, सरप्लस था, उसे गवर्नमेंट ने गोदाउन में जमा करना शुरू कर दिया ताकि जरूरत के टाइम पर उसको यूज किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे पास ये गेन्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट, या फिर इसे लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, कि यहाँ पे कुछ ऐसी लिमिटेशन फेलियर दी गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंडिया के अंदर। क्या कमी है? सबसे फर्स्ट आते हैं लिमिटेड क्रॉप। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन जिसमें व्हीट और राइस, इसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जो दूसरे पल्सेस थे, कमर्शियल क्रॉप थे जैसे जूट, कॉटन, टी, इनका प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा ना। तो इसकी कमी रही, लिमिटेशन रही ग्रीन रिवॉल्यूशन की, कि सिर्फ व्हीट और राइस का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप थे, पल्सेस थे, जूट, कॉटन, टी, इनका प्रोडक्शन है जो नहीं बढ़ पाया। सेकेंड आते हैं अनइवन स्प्रेड,
ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया गया, इसका जो असर था वो पूरे देश में एक समान देखने को नहीं मिला। जो स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तो इसका सही इम्पैक्ट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन जो ईस्टर्न यूपी था, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इसमें इसका इम्पैक्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, तो जो हमारे देश के इंडिया के किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं वो, लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा था वो इन छोटे किसानों को क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जो HYV टेक्नोलॉजी थी ये बहुत महंगी थी, जो इसके इनपुट थे ना वो बहुत महंगे थे, जो एक गरीब किसान के लिए मुश्किल थे खरीदने। तो जो रिच फार्मर थे, जो अमीर किसान थे, उन्होंने तो इसका फायदा ले लिया, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको इसका फायदा नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक डिवाइड, कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी इनपुट्स के ऊपर, लेकिन उस हेल्प करने के बावजूद भी जो HYV टेक्नोलॉजी थी वो मार्जिनल होल्डर की पहुंच से परे ही रही, फिर भी मार्जिनल होल्डर है उसको नहीं परचेज कर पाए HYV टेक्नोलॉजी को। मार्जिनल होल्डर का मतलब होता है कि ऐसे किसान जिनके पास बहुत छोटी जमीन होती है किसानी करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि खेती करने के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर या फिर उससे भी कम जमीन है, ये मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। इनके पास पैसा और रिसोर्स दोनों कम होते हैं, इस कारण से ये नई टेक्नोलॉजी जैसे कि HYV सीड, ट्रैक्टर, इरिगेशन सिस्टम का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो फार्मर रिच थे, अमीर किसान थे, उन्होंने फायदा उठाया इस नई टेक्नोलॉजी का, तो अमीर क्या हो गए, वो और भी अमीर हो गए, लेकिन जो गरीब किसान थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो जो यहाँ पे बेनिफिट था ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो कौन ले गया? अमीर किसान ले गया। जो गरीब किसान था उसको इनका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, जिस कारण से जो अमीर और गरीब किसानों के बीच में जो डिफरेंस था, जो खाई थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। जो गेन्स था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो सिग्निफिकेंट तो था लेकिन सफिशिएंट नहीं था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये फेल हो गया। जो गैप था अमीर और गरीब किसान जो रूरल इंडिया के अंदर रहते थे उनके बीच में जो गैप था ना अमीर और गरीब किसान का, उस गैप को ये पूरा नहीं कर पाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो HYV टेक्नोलॉजी थी इससे जो इनकम थी रिच फार्मर की, अमीर किसानों की, वो तो बढ़ गई, लेकिन जो छोटे और जो मार्जिनल होल्डर्स थे वो नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं कर पाए, जिस कारण से वो गरीब के गरीब ही रह गई। तो इस कारण से जो रिवोल्यूशनरी फेज था एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का वो फेल होगा इक्विटी लाने में, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में इक्वालिटी नहीं ला पाया। नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी वर्च्यू और वाइस, कि जो ये एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा किसानों को, क्या ये बेस्ट है या फिर ये वर्स्ट है, यानी कि क्या ये गुड है या फिर ये बैड है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा डिबेटेड टॉपिक बन जाता है। कुछ लोग तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ सब्सिडी देनी चाहिए गरीब किसानों को, ये उनके लिए वर्च्यू है, लेकिन कुछ इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये वाइस है, गलत है ये। तो इनको हम ब्रीफली समझते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी होती क्या है। एग्रीकल्चर सब्सिडी का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प करती है, जैसे कि बीज में, खाद में या बिजली पानी सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाती है, उसे हम सब्सिडी बोलते हैं। अब जो ये एग्रीकल्चर सब्सिडी है वाइस का मतलब कि क्या ये बुरी है, तो अगर ये बुरी है तो इसके रिगार्डिंग कौन से पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी देना गलत बात है। क्यों गलत बात है? सबसे पहला रीजन आता है ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, कि जो गवर्नमेंट फाइनेंस है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स को, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो जब टेक्नोलॉजी जैसे कि HYV सीड्स से पॉपुलर हो गई है तो सब्सिडी की ज़रूरत फिर नहीं रहती। लेकिन अगर फिर भी गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती रहती है तो फिर सरकार के एक लिए खर्चा है जो बढ़ जाता है, ये अननेसेसरी खर्चा जो बन जाता है, जिसका बोझ गवर्नमेंट के ऊपर होता है। नेक्स्ट आता है मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, कि इसका जो फायदा होता है वो गलत लोग ले जाते हैं। जब गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब फार्मर्स को नहीं मिलता, सिर्फ पुअर फार्मर्स को नहीं मिलता। कई बार जो इनपुट इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी इसका फायदा ले जाती हैं, ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं जरूरत से ज़्यादा।
तो जो लोग असल में मदद के लायक होते हैं ना, गरीब किसान जो होते हैं, उनको तो एक्चुअल में मदद पहुंचती नहीं है, वो पीछे ही रह जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न आता है वेस्टफुल कंजप्शन, कि जो ज़्यादा और बेकार इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो चीज़ हमें सस्ते में मिलती है, हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। जब हम ज़्यादा मात्रा में उसको खरीदते हैं सस्ता सोच के, तो हम उसका जो यूज़ है ना, एक्चुअल यूज़ से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बेफालतू में उसका इस्तेमाल करना हम शुरू कर देते हैं, सोच के कि ये सस्ते में मिल रही है या फिर फ्री में मिल रही है। इस एग्जाम्पल के लिए जो वाटर सप्लाई है वो किसानों को फ्री में दी है, तो जब किसानों को फ्री में पानी मिल रहा है ना, तो वो बिना सोचे समझे उस पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे। जब ज़रूरत ना भी होगी ना, तभी वो यूज़ करते रहेंगे। जबकि हम जानते हैं कि पानी क्या एक स्कार्स रिसोर्स है। स्कार्स रिसोर्स का मतलब क्या है कि ये जितना मतलब कि इसको कंज्यूम करेंगे ना, वैसे वैसे ही ख़त्म होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रिप्रोड्यूस होता जाता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उससे हम स्कार्स बोलते हैं। लेकिन फ्री में पानी होने के कारण फिर भी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है सस्ते रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है जो छोटे किसान होते हैं उनको, तो बिना सोचे समझे वो पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, फिर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तरीके से ये वाइस थी, यानी कि बुराई थी सब्सिडी देने की, यानी कि कौन से नेगेटिव पॉइंट थे कि सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए। अब आते हैं कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो विर्चू है। विर्चू क्या मतलब क्या होता है कि बेस्ट है, ये अच्छा ही क्या है इसमें। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी, वो देना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, तो यहाँ कुछ रीज़न दिए गए हैं। जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की बिजनेस है, इसमें रिस्क पाया जाता है, इसलिए जो गरीब किसान होते हैं ना, उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या करे, गरीब किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इनपुट परचेज कर पाएँ, जैसे बीज खाद खरीद पाएँ। तो इसलिए गरीब किसानों को जो सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, कि अगर सब्सिडी हटा दी गवर्नमेंट ने, तो जो गरीब और अमीर किसान के बीच में जो खाई थी वो बढ़ जाएगी। जो डिफरेंस था अमीर और गरीब किसान में वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अमीर किसान है वो तो इस नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले जाएगा, लेकिन जो गरीब किसान है ना, वो नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सब्सिडी है उसको कम करने की बजाय ना, ये देखा जाए कि क्या सब्सिडी सही लोगों तक पहुँच रही है, मतलब कि जो असल में उस सब्सिडी लेने के लायक हैं किसान, उन्हें वो मदद पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट था, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ जो हमारा एग्रीकल्चर का पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्री, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।